वी आर स्टार्टिंग विथ रिटर्न फाइलिंग। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, एक इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल टॉपिक, इजी टॉपिक, अगेन सबसे छोटा टॉपिक। नाम देखिए, इसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर रिटर्न फाइलिंग एंड ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, व्हाट इज रिटर्न फाइलिंग, कोई मुझे बताएगा? सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग का फोकस होना चाहिए अच्छे से बच्चे। आपको कितनी हेड्स ऑफ इनकम दिख रही है? 5। एक चीज ध्यान से सुनना है सब लोग, आप जब इन पांचों हेड का टोटल कर देते हो ना, तो वी कॉल्ड इट ग्रॉस टोटल इनकम। जब इन पांचों हेड का आप टोटल कर दोगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। आज के बाद ध्यान रखिएगा, इन पांचों हेड का जब आप टोटल कर दोगे, क्या बोलोगे बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। एक एग्जांपल लीजिएगा बेटा, एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं। एक पर्सन आपके पास आया, आप पता है, अब आज के बाद है ना, आप अपने आप को मान लेना कि आप ही सीए हो, है ना, मैं स्टूडेंट हूं, आप सीए हो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चे। एक क्लाइंट आपके पास आया, एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने बेटा आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे XYZ से सैलरी मिली, मुझे मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे मैंने कुछ पैसा कमाया, कुछ मैंने बिजनेस करके पैसा कमाया, कैपिटल गेन करा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने पता है क्या करा? आपने उस क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन ली और इन्फॉर्मेशन लेकर आपने इन पांचों हेड का टोटल कर दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे आज के बाद? ग्रॉस टोटल इनकम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, उसकी पूरी इनकम का आप टोटल लगा दोगे तो क्या निकल कर आएगा यार? ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा ध्यान से समझना, इस जीटीआई जो होता है ना, इस जीटीआई में से आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि आप चैप्टर नंबर 6A के अंदर पढ़ोगे। चैप्टर 6 से बेटा आपका चैप्टर नहीं है, ये इनकम टैक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 से। आप चैप्टर नंबर 6A के अंदर पढ़ोगे डिडक्शंस। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आप जब डिडक्शंस माइनस कर लोगे ना, किस में से माइनस करोगे? ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपका पता है क्या निकल कर आने वाला है? नेट टैक्सेबल इनकम। ध्यान से सुन लीजिएगा बातों को, मैं आपको इतनी काम की बातें बता रहा हूं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे अभी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। बातें बहुत कम लेवल की हैं, बातों में कोई लेवल नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए बेटा, जब आपके सामने एक क्लाइंट आया, आपने पांचों हेड की टोटल कर दिया, आप क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस टोटल इनकम। सर वी कॉल इट एज ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आपको बच्चे डिडक्शंस मिल जाएंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? नेट टैक्सेबल इनकम। इस नेट टैक्सेबल इनकम के मैं आपको अलग अलग नाम बता देता हूं यार। इस नेट टैक्सेबल इनकम को कभी कभी आप एनटीआई भी बोलते हो। अच्छा, आपको पता है ये जीटीआई का मतलब क्या था? ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अरे इसका मतलब क्या था? ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। और इसका मतलब क्या है? नेट टैक्सेबल इनकम। इसका एक नाम क्या हो गया? एनटीआई। बेटा इसका एक और नाम होता है जिसका नाम आप बोलते हो टोटल इनकम। ध्यान से समझिएगा बात को। जीटीआई भी बोल सकते, जीटीआई किसको बोलते हो बेटा? पांचों हेड के टोटल को डिडक्शन माइनस करने के बाद जो फाइनल इनकम आती है ना, उसको आप फाइनल इनकम भी बोल सकते हो, इनकम भी बोल सकते हो, टोटल इनकम भी बोल सकते हो और एनटीआई भी बोल सकते हो। क्यों ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं बेटा? क्वेश्चन में कभी एनटीआई बोलेगा, कभी टोटल इनकम बोलेगा, कभी इनकम बोलेगा। आप समझ रहे हो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? जीटीआई माइनस डिडक्शंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? सबको क्लियर है इतनी चीज? तो आप आज के बाद हमेशा ध्यान रखोगे एनटीआई के नाम, नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, फाइनल इनकम, इनकम, कुछ भी बोले बेटा। अच्छा एक चीज बताइए ना, सेक्शन नंबर 87 है, किसको याद है? सेक्शन 87 है रिबेट। 87 में आपने पढ़ा था, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको क्या मिलेगा? रिबेट। कौन सी इनकम? नेट टैक्सेबल इनकम। आप समझना मेरी बात। आपको पता है सरचार्ज में आपने पढ़ा था, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा होती है तो उसको 10% का सरचार्ज लगता है। कौन सी इनकम? और बेटा आप पता है मिस्टर मार्स की इनकम गिवन होती थी 12 लाख रुपए, आप उस पर टैक्स निकालते थे और टैक्स आता था 1,79,400। ये भी इनकम कौन सी होती थी? नेट टैक्सेबल इनकम। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, जितनी भी चीजें आप करते हो ना, वो किस पे ही करते हो यार? एनटीआई। अरे वो सब किस पे ही करते हो? एनटीआई। अभी बेसिक वाले टॉपिक में मैं आपको जो इनकम लिखकर देता था उसका मतलब क्या होता था बेटा? वो कौन सी इनकम है? नेट टैक्सेबल इनकम। मतलब आज के बाद आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप टैक्स निकालते हो वो किस पे निकालते हो बेटा? एनटीआई। जब भी आप सरचार्ज लगाने के लिए इनकम चेक करते हो तो कौन सी इनकम चेक करते हो? एनटीआई। रिबेट के लिए भी कौन सी इनकम चेक करते हो? एनटीआई। अगर बेटा कहीं ग्रॉस टोटल इनकम चेक करनी होगी तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। जब जब मैं आपको कुछ ना बताऊं तो आप समझ जाना कौन सी इनकम की बात हो रही है? नेट टैक्सेबल इनकम। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? क्या अपन टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं अपना टॉपिक? बेटा आपके पास क्लाइंट आया, आपने पांचों हेड की इनकम का टोटल कर दिया, क्या निकल कर आ गया यार? ग्रॉस टोटल इनकम। इस जीटीआई में से आपने बताया क्या माइनस कर दिए? डिडक्शन। तो क्या निकल कर आ गया? नेट टैक्सेबल इनकम। ये बेटा आप पता है अपने रफ, आप कहां कर रहे हो? अपनी बुकलेट के अंदर। अरे ये सो नो, आप कर रहे हो रफ में। बेटा यही जो काम आप कर रहे हो ना, ये आपको किसको बताना पड़ता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इस बताने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो बात हम आज आप और मैं बेटा रफ में कर रहे हैं,
कल अपन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके यही काम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं यार, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या है, प्रोविडेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, आपको मजा आ जाएगा। अभी स्टार्ट कर रहा हूं, बस सिर्फ टॉपिक की रेलेवेंस आपको बता रहा हूं। क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न, मतलब आपको कब रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड इनकम टैक्स क्या क्या बात करता है, सब आप पढ़ने वाले उस टॉपिक के अंदर। और क्या लिखा है, सेल्फ असेसमेंट। आप मुझे एक चीज बताइए, जीटीआई आपने कैलकुलेट करी थी या डिपार्टमेंट आके आपकी जीटीआई कैलकुलेट करके गया था? अरे इनकम आपने कैलकुलेट की थी, टैक्स भी किसने कैलकुलेट करा था, आपने। इसीलिए बेटा इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उस क्लाइंट की पता है ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, फिर आपने डिडक्शंस माइनस करे और क्या निकाल दिया था, नेट टैक्सेबल इनकम। और उस नेट टैक्सेबल इनकम पे उसका टैक्स भी निकाल दिया। बेटा सब कुछ कौन निकाल रहा था, आप खुद। सब कुछ कौन निकाल रहा था, या तो असेसी या फिर उसका सीए। अभी तक क्या डिपार्टमेंट पिक्चर में आया था? नहीं सर, डिपार्टमेंट पिक्चर में नहीं आया था बेटा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। मतलब मैं आपको बता दूं बेटा, हर पर्सन अपनी खुद की इनकम कैलकुलेट करता है और उस पर टैक्स पे करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ असेसमेंट। क्या अपन टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए, वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, चैप्टर नंबर 10। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। पहला ही सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। सब लोग फोकस करेंगे बेटा। 139(1) मैं आपको बता रहा हूं। 139(1) आपके सामने दो बातें करने वाला है, किस किस को रिटर्न फाइल करना है और कब कब रिटर्न फाइल करना है। किस किस को से आप क्या समझे? 139(1) आपको बेटा दो चीज आंसर करेगा, किस किस को रिटर्न फाइल करना है और कब कब रिटर्न फाइल करना है। किस किस को करना है मतलब आपको करना है या नहीं करना। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोगों ने कभी जिंदगी में अपना रिटर्न फाइल किया? एक सेकंड, क्यों नहीं किया यार? सर गरीब लोग हैं इसलिए रिटर्न फाइल नहीं किया। ओके बेटा ध्यान से सुनना, आपको पता ही नहीं था कि रिटर्न कब फाइल करना होता है। आज आप पढ़ोगे कि किसी भी पर्सन को रिटर्न फाइल कब करना होता है। मतलब 139(1) दो चीज आंसर करेगा, जिसमें पहली चीज क्या है कि आपको रिटर्न फाइल करना भी है या फिर नहीं करना। सेकंड चीज, अगर करना है तो बेटा किस तारीख को करना है ये भी कौन बताएगा आपको। 139 सबसेक्शन 1 के आपको पिक्चर की सेक्शन की थीम क्लियर हो गई है। दो चीज, क्या दो चीज बताने वाला है यार, किस किसको रिटर्न फाइल करना है और कब कब रिटर्न फाइल करना है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग। 139(1) बेटा सबसे पहले अपन पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि किस किस को रिटर्न फाइल करना है। क्या सबका फोकस है अच्छे से? पक्का अच्छे से फोकस है बेटा। ध्यान से सुनना, सेक्शन 139(1) दो चीजें बोलने वाला था, किस किस को रिटर्न फाइल करना है, उसका अपन आंसर ढूंढना है, किस किस को करना है, किस किस को रिटर्न फाइल करना है। फॉर कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कंपनी छोटी मोटी चीज होती है क्या? देखिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना उसको आंसर करिएगा। क्या कंपनी छोटा मोटा असेसी होता है? नहीं। तो बेटा कंपनी के केस में मैं आपको बता दूं, कंपनी के केस में बोला। और पार्टनरशिप फर्म, बेटा पार्टनरशिप फर्म भी छोटा असेसी नहीं होता, बड़ा असेसी होता है। तो बोला कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना है, चाहे आपकी इनकम 1 रुपए हो, चाहे 0 रुपए हो, चाहे लॉस हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर बेटा आप कंपनी हुए, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हुए तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना, आपके लिए रिटर्न फाइलिंग क्या है, मैंडेटरी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सब लोग फोकस करिएगा बेटा। अगर आप कंपनी हुए और पार्टनरशिप फर्म हुए तो आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहाँ पर एलएलपी के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको शायद कभी तो बताया था कि जो प्रोविजन फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वही किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो मुझे एक चीज बताइए ना, किस किस को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है? 3 लोग। कौन कौन है? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। बेटा अब सेकंड वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड बात करेगा। सेकंड वाला पॉइंट बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर अदर एसएसी। अदर एसएसी में क्या आप भी आ जाओगे? यस सर। बेटा अदर एसएसी से बोलता है, अगर आपकी, सब लोग फोकस करिएगा बच्चे, अदर एसएसी से बोलता है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, एनटीआई नहीं बोला बच्चे, कौन सा वर्ड बोला है? ग्रॉस टोटल इनकम। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मली वो एनटीआई चल रहा था, लेकिन कभी कभी वो क्या भी बोल देता है यार, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सेक्शन नंबर 139(1) आपको बताता है कि इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सर? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है ना, तो आपको रिटर्न फाइल मैंडेटरी करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। लेकिन कब? जब आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा हो। अच्छा, ये 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख चेक करते टाइम आप एनटीआई चेक करोगे या जीटीआई चेक करोगे? क्या चेक करोगे बच्चे? जीटीआई। अरे यस और नो? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको अभी तक 2 पॉइंट बताए। क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है। वो कौन कौन है यार? पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एलएलपी। फिर मैंने आपको बताया कुछ लोगों को जब रिटर्न फाइल करना है जब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम किससे ज्यादा हो जाएगी, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। आपको क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा? इनकम टैक्स का रिटर्न। इतनी बात सबको क्लियर है?
अच्छा 139(1) क्या चीज है, आंसर करने वाला था अपन को, किस किस को रिटर्न फाइल करना है, कब कब रिटर्न फाइल करना है। बेटा मैं आपको बता दूं कब करना है, ये तो अपन कल ही पढ़ेंगे, आज तो अपन क्या ही पढ़ेंगे, किस किस को फाइल करना है। तो अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि आपको वो 2 पॉइंट क्लियर है पक्का। तीसरा पॉइंट देखिएगा, बड़ा ही शानदार पॉइंट, बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट, मतलब टेक्निकल तो कुछ होता ही नहीं है यार इनकम टैक्स के अंदर, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोला है, आरओआर। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, आरओआर। हु इज आरओआर? सर 2 बेसिक में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करी थी, क्या बन गए थे, रेसिडेंट। सर 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करके क्या बन गए होंगे, आरओआर। बेटा आरओआर के बारे में बात हो रही है और आप समझना कहीं ना कहीं दिस इज रिलेटेड टू ब्लैक मनी। आप समझना आरओआर से सरकार क्या बोल रही है बेटा, 139(1) आरओआर से बोल रहा है कि अगर तेरा कोई एसेट इंडिया के बाहर है, सुनना मेरी बात, अगर कोई पक्का रेसिडेंट है और उसका एसेट पता है कहां पर है, इंडिया के बाहर, उसको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सब लोग समझ लेना बात को, मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है और इंडिया के बाहर आपका कोई भी एसेट है, मान लीजिए बेटा मेरा दुबई में एक घर है और मैं कौन हूं यार, आरओआर, अरे यस और नो, तो बेटा मेरा घर दुबई में है ना, तो सरकार मुझसे बोलती है क्योंकि आप आरओआर है और आपका इंडिया के बाहर कोई एसेट है, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा, इनकम टैक्स का रिटर्न मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। सेकंड चीज, अरे मान लीजिए मेरा कोई घर नहीं है इंडिया के बाहर, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बेटा मेरा बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर है, अरे स्विस बैंक में अकाउंट है मेरा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है जिसका अकाउंट कहां पर है यार, स्विस बैंक के अंदर, क्या उसका अकाउंट इंडिया के बाहर है, यस। तो बेटा अगर आपका अकाउंट इंडिया के बाहर है या फिर कोई अकाउंट इंडिया के बाहर है जिसकी साइनिंग अथॉरिटी आप हो, तो आपको मैं बता दूं आपको क्या फाइल करना पड़ेगा यार, रिटर्न। एक बार एक काम करेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा इससे रिलेटेड जल्दी से, ये पॉइंट बारीक है थोड़ा सा। किससे रिलेटेड बात कर रहा है बेटा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्या बोल रहा है देखिए, लिखा कि अगर आप बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर बेटा कोई आरओआर क्या है, बेनिफिशियल ओनर, किस चीज का बेनिफिशियल ओनर है यार, किसी भी एसेट का जो कि इंडिया के बाहर है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब समझते ना यार, मेरा पैसा किसी कंपनी में लगा है, मेरा किसी के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे, मतलब कुछ भी मेरा पैसा इंडिया के बाहर है, कोई भी मेरा एसेट बेटा इंडिया के बाहर है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, अगर बेटा इंडिया के बाहर मेरे एसेट है तो मैं क्या बन जाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल। अच्छा इधर देखिए, इधर बोला बेनिफिशियल ओनर और इधर बोला बेनिफिशियरी। एक काम करिएगा, आप अगर इसको पढ़ेंगे ना तो सेम चीज लिखिए, बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। बच्चे आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है भले ही आप बेनिफिशियल ओनर हो या फिर आप बेनिफिशियरी हो किस चीज के यार, इंडिया के बाहर किसी एसेट है, उसके आप क्या हो, या तो बेनिफिशियल ओनर या तो बेनिफिशियरी, आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न। एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिए कि हु इज बेनिफिशियल ओनर एंड हु इज बेनिफिशियरी। इससे पहले कि आप मुझसे पूछ लें, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कौन बेनिफिशियल ओनर होगा और कौन बेनिफिशियरी होगा। कल मैं पूछूंगा आपसे बेटा, किसी से भी पूछूंगा रैंडमली उठाकर, आपको कल मुझे बताना है कि कब आप बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे और कब आप क्या कहलाओगे, बेनिफिशियरी। और अगर किसी को ऑलरेडी पता हो तो अभी भी ट्राई कर सकता है। एनीबडी इन क्लास, यस। बेटा खुद का अगर एसेट होता ना तो बेनिफिशियल ओनर थोड़ी होता, ओनर ही हो जाता। मतलब खुद का तो इसमें आता ही है, खुद का तो आता ही है। चलो एक काम करो, कल आप लोग मुझे बताना बेनिफिशियल ओनर कब होगे और बेनिफिशियरी कब होगे। और इधर देखिए, हैज साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट मेंटेन आउटसाइड इंडिया। बच्चे सब लोग फोकस कर रहे हैं यार, इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है जिसकी साइनिंग अथॉरिटी आप हो, क्या आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यस। अरे यस और नो। एक काम करो ना, अभी तक मैंने आपको 139(1) के अंदर क्या पढ़ाया है, एक काम करिए आप मुझे जल्दी से क्विकली रिवाइज करवाइए, क्या पढ़ाया 139(1) के अंदर। एक सेकंड एक बार 139(1) के अंदर अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करवाइए। किस किस को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी और एलएलपी। अच्छा अदर एसएससी के केस में आपको चेक करना पड़ेगी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। अगर ग्रॉस टोटल इनकम किससे ज्यादा है बच्चे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको क्या फाइल करवाना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। अरे यस और नो। आप पता है आप आज तक रिटर्न फाइल नहीं करते थे क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है। अच्छा उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपको पता है क्या देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, जल्दी से बताएं मुझे। आपको आरओआर के केस में चेक करना पड़ता है, अगर आपका एसेट इंडिया के बाहर है, अगर आपका एसेट इंडिया के बाहर है या फिर बेटा आपका बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर है, आपको इंडिया में क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। लेकिन दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। सबको क्लियर है ये चीज,
अरे ये सो नो। अब एक काम करिएगा, कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? बेटा सब लोग प्लीज फोकस करना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लीज फोकस करें। आपको मैंने अभी 3 पॉइंट बताए ना, उन 3 पॉइंट के अलावा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। बेटा कुछ सरकार ने बताया क्या बोला, कुछ लोगों को और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसे फालतू पॉइंट है ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि क्यों इन लोगों को रिटर्न फाइल करना है। बेटा सरकार बोलती है अगर आप आपके खुद के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा जमा करते हो ना, सरकार क्या बोलती है, अगर आपके खुद के करंट अकाउंट में आप 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा जमा करते हो तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा, इनकम टैक्स का रिटर्न। सेकंड, सरकार बोलती है बेटा अगर आपके घर का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो भी आपको क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा, इनकम टैक्स का रिटर्न। ध्यान से सुनिए, करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट करा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, आपको क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा, इनकम टैक्स का रिटर्न। अरे यस और नो? अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा गया तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख रुपए का, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए साल भर में हो गया है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा, इनकम टैक्स का रिटर्न। तीसरी चीज, अगर आप फॉरेन, बस लास्ट पॉइंट खत्म करो क्लास, अगर बेटा आप फॉरेन ट्रेवल पर गए, फॉरेन ट्रेवल सब समझते होंगे यार। बेटा अगर अपन फॉरेन ट्रेवल पे गए, ध्यान से सुनना, गोवा का प्लान तो सब बनाते हैं, प्लान बना के कैंसिल करते हैं, क्यों ना फॉरेन का ही बनाया जाए। तो यार फॉरेन ट्रेवल, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, अगर फॉरेन ट्रेवल पे आपने 2 लाख रुपए का खर्चा करा, ज्यादा नहीं है 2 लाख, फॉरेन ट्रेवल पे कितना खर्चा करा यार, 2 लाख। अगर बेटा आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए या से ज्यादा का खर्चा करा है ना, चाहे खुद के लिए करा हो चाहे किसी थर्ड पर्सन के लिए करा हो, किसी के भी लिए, अगर आपकी पॉकेट से फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। एक काम करता हूँ यार, कल मैं आपसे ये पॉइंट्स पूछूंगा। तो यार कल हमने एक सेक्शन स्टार्ट करा था, दैट वाज सेक्शन नंबर 139(1). अगर आपको याद होगा तो हमने एक सेक्शन स्टार्ट करा था 139(1). तो एक काम करेंगे, आप मुझे बताएंगे 139(1) में आप 2 चीज पढ़ने वाले थे, क्या क्या पढ़ने वाले थे। 139(1) में हम 2 चीजें पढ़ने वाले थे, फर्स्ट वाज किस किस को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, एंड सेकंड क्या पढ़ने वाले थे, कब कब रिटर्न फाइल आपको करना है। तो यार ये हमें 2 चीजें आंसर करने वाला था कि हु आर दी पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सैलरी में नेक्स्ट मंथ वाला कांसेप्ट समझा दो बेटा, बता दूंगा, अभी तक फोकस करो। 139(1) आपको बताने वाला था किस किस को रिटर्न फाइल करना है, कब कब करना है, व्हेन टू फाइल रिटर्न। चलिए एक काम मतलब एक बात बताइए मुझे, अभी हमने एक पार्ट इसका स्टार्ट करा था, we have started with who are the person required to file income tax return। तो मैंने आपको बताया था बेटा कंपनी, फर्म, एलएलपी, इन 3 लोगों को आप मुझे बताइए कुछ चेक करने की जरूरत है क्या। अगर आप इन 3 लोगों के अंदर फॉल कर रहे हैं तो यू आर, हाँ आप मुझे बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। एक सेकंड, आपके सामने एक केस दे रहा हूं बेटा, मान लीजिए ये जो कंपनी है ना ये लॉस में है, क्या तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप समझ जाइए बेटा कि हाँ, आप समझ जाइए कि अगर आप इन 3% के अंदर फॉल कर रहे हैं तो यू हैव टू मैंडेटरीली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा कंपलसरी। अच्छा, कंपनी के अलावा मैंने आपको बताया, क्या बताया था, मैंने आपको अदर एसएससी का बताया था, अदर एसएससी। और अदर एसएससी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आप मुझे बताइए कौन सी इनकम चेक करोगे। आप चेक करोगे बच्चे, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम किससे ज्यादा है, आप मुझे बताइए ग्रॉस टोटल इनकम किससे ज्यादा है। सर अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, अगर बेटा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल। आप एक चीज बताइए, आप लोग अपने रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं, मुझे आंसर करेंगे सब लोग। आप लोग अपने रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, वजह, सर हमारी इनकम हमारी बेसिक एग्जेम्पशन से कम है। अच्छा आप मुझे एक चीज और बताइए, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन कौन सी वाली है, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। सर हमारी बेसिक एग्जेम्पशन है, वेरी गुड, 2.5 लाख। यस सर, आप लोग की बेसिक एग्जेम्पशन, हमारी बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख, और सर हमारी इनकम, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख के अंदर है, इसलिए हमको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये 2 केसेस बताए थे। अच्छा, इन 2 केसेस के अलावा मैंने आपको एक केस बताया था आरओआर से रिलेटेड। आरओआर कौन होता है वो आपको ऑलरेडी क्लियर है। आपको बताइए आरओआर से रिलेटेड मैंने आपको क्या केस बताया था कि आरओआर को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर उसका असेट कहां पर है बच्चे, जल्दी बताइए। अगर आरओआर का असेट कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, वेरी गुड। सर अगर आरओआर का असेट आउटसाइड इंडिया है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक ही पॉइंट बताया था या एक और पॉइंट बताया था मैंने आरओआर से रिलेटेड आपको,
ये तो असेट हो गया बेटा। एक और पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था सर, अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कोई बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया है तो भी उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। तो आप एक काम करिए, अभी तो मुझे बता दीजिए, अभी तक मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए थे कि आपको ये पॉइंट क्लियर है कि सर पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी कंपनी को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है, अदर एसएससी को जब करना है जब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम किससे ज्यादा हो यार 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। और उसके अलावा मैंने आपको आरओआर से रिलेटेड पॉइंट क्या बताया कि सर अगर आरओआर का असेट इंडिया के बाहर है या फिर बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर है तो उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम। आपको पता है कुछ टाइम पहले तक बस इतने ही पॉइंट होते थे, मतलब यही लोग होते थे जिनको क्या फाइल करना होता था, रिटर्न। इसके बाद बेटा सरकार ने बताया, सरकार ने क्या करा, सब लोग फोकस करना अच्छे से। सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि अगर किसी, बेटा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अपन इस पे डिस्कशन करेंगे, इसके बाद पहले आप एक बार देख लीजिए पॉइंट्स क्या क्या है। सरकार बोलती है बेटा अगर आपका करंट बैंक अकाउंट, आपको पता है करंट अकाउंट कौन सा होता है, वो बिजनेस वाला जो अकाउंट होता है। तो सरकार बोलती है अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आता है, अच्छा मुझे बताओ 1 करोड़ से ज्यादा पैसा हर किसी के अकाउंट में आता है या पैसे वालों की, मतलब 1 करोड़ क्या छोटा मोटा अमाउंट है, नहीं। तो सरकार बोलती है अगर किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट आता है ना, तो उसको बेटा रिटर्न फाइल मैंडेटरी करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, बेटा रिटर्न। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिमिट बताइए मुझे, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कितनी लिमिट थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में मैंने आपको कितनी की लिमिट बताई थी, जल्दी से बताएं मुझे। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल में बताया था कि अगर किसी का साल भर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए का हो जाता है ना, तो उसको भी क्या फाइल करना पड़ेगा बच्चे, रिटर्न ऑफ इनकम। बहुत आपको पता है ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक ही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपन पढ़ रहे हैं 139 सबसेक्शन 1, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने, इलेक्ट्रिसिटी बिल की लिमिट कितनी है, 1 लाख। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कौन बताएगा मुझे, कौन सी चीज बताई थी मैंने, फॉरेन ट्रेवल, वेरी गुड। सर फॉरेन ट्रेवल पे आपने हमें बताया था कि अगर कोई पर्सन फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करता है, कितने से ज्यादा लिमिट बताइए मुझे। सर अगर कोई पर्सन फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करता है 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। अच्छा एक चीज सुना, अभी तक ये मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताया ना बेटा, मैं आपको बता दूं इन 3 पॉइंट का इनकम से कोई भी लेना देना ही नहीं है। आप मुझे बताओ ना, यहाँ पर आपने इनकम चेक करी क्या, नहीं। आपने क्या चेक करा, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। सेकंड वाले पॉइंट में आपने इनकम चेक करी, नहीं। आपने क्या चेक करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया। और तीसरे वाले केस में आपने क्या डिस्कस करा, फॉरेन ट्रेवल। फॉरेन ट्रेवल पे अगेन बेटा यहाँ पर कोई इनकम अपन ने चेक नहीं करी, अपने क्या चेक करा, एक्सपेंस। आपको मैं बता दूं सरकार आप लोगों को अमीर मान के चल रही है। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आ रहा है ना, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का आ रहा है, या फिर आपका फॉरेन ट्रेवल 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सरकार आपको क्या मान रही है बेटा, रिच। वो सरकार बोल रही है क्योंकि आप रिच हो तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। अब समझना मेरी बात। और मैं आपको बता दूं बेटा, आज से कुछ टाइम पहले तक, मतलब 5-6 महीने पहले तक सिर्फ इतने ही केसेस होते थे जहां पर आपको रिटर्न फाइल मैंडेटरी हुआ करता था। कौन कौन से केसेस यार, पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी कंपनी को मैंडेटरी, और उसके बाद हमने देखा अदर एसएससी को जब फाइल करना है जब उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। और आरओआर के केस में 2 केस देखेंगे, आरओआर का अगर असेट इंडिया के बाहर है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और आरओआर का अगर बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर है तो भी इसको क्या फाइल करना पड़ेगा बच्चे, रिटर्न, है ना। और उसके अलावा हमने 3 और केस कौन से देखे कि अगर आपके करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा बच्चे, रिटर्न। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड फॉरेन ट्रेवल पे आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और आज से कुछ 5-6 महीने पहले तक बस यही पॉइंट है। लेकिन फिर पता है सरकार ने 139(1) को अमेंड करके कुछ और पॉइंट्स भी इसके अंदर डाले। जैसे बेटा करंट अकाउंट में लिमिट 1 करोड़ है, सरकार बोलती है अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट, अच्छा आप मुझे बताइए आप सब लोग के बैंक अकाउंट तो होंगे यार, आप सभी लोगों के बैंक अकाउंट होंगे, ये सर लोग। तो वो जो आपके बैंक अकाउंट है वो करंट अकाउंट है या सेविंग बैंक अकाउंट है। वेरी गुड सर, हमारे जो बैंक अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं, सेविंग। तो बच्चे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप 50 लाख रुपीज, अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा डाल देते हो ना, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट न्यू पॉइंट है। अब जितने भी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये बेटा कुछ न्यू अमेंडेड पॉइंट्स है। तो सरकार क्या बोल रही है, करंट अकाउंट में लिमिट है 1 करोड़, लेकिन करंट अकाउंट तो ठीक है, अगर किसी का करंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है और उसने उसमें 50 लाख भी डाल दिए तो उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न।
इसके अलावा बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टर्नओवर की भी लिमिट डाल दी गई है। अगेन न्यू पॉइंट, यहाँ पर क्या बोला, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं बेटा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा बिजनेस के केस में सरकार बोलती है अगर आपका टर्नओवर 60 लाख, अगर आपका टर्नओवर 60 लाख क्रॉस करता है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर अपन रीडिंग करेंगे उसको अच्छे से, पॉइंट को याद करना स्टार्ट करिए। सेविंग वाले में मैंने आपको क्या बताया, 50 लाख की लिमिट कैसे याद करोगे सर, करंट अकाउंट में 1 करोड़ है, सेविंग अकाउंट में उसको कम करके कितना कर दिया, 50 लाख। इसके अलावा बेटा बिजनेस के केस में लिमिट डाल दी कि अगर टर्नओवर 60 लाख है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, प्रोफेशन के केस में भी लिमिट डाली, और प्रोफेशन के केस में बोला आप मुझे बताइए ना, मैं बिजनेसमैन के अंदर आऊंगा या प्रोफेशन के अंदर आऊंगा। मिस्टर मास बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी कवर्ड अंडर प्रोफेशन, अरे यस और नो। तो प्रोफेशन के केस में इन लोगों ने बताया लिमिट कितनी डाली, ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशन के केस में ये बोलते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए का, अगर बेटा आप लोगों के साल भर में आपका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर गया ना, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये न्यू पॉइंट है, और मैं आपको बता दूं एग्जाम में न्यू पॉइंट में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जो भी अमेंडमेंट होता है ना, अमेंडमेंट में से आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो भैया ये पॉइंट ध्यान रखना, सेविंग बैंक में कितने की लिमिट है, 50 लाख। बिजनेस के केस में टर्नओवर की लिमिट कितनी है, 60 लाख, और प्रोफेशन के केस में टर्नओवर की लिमिट है 10 लाख। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, अगेन न्यू पॉइंट। आपको पता है एक चीज होती है टीडीएस, एक चीज होती है टीडीएस, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आगे आप पढ़ोगे, अपना सेपरेट टॉपिक ही है पूरा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बच्चे अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, मैं आपको बता दूं, अगर किसी पर्सन ने आपका 25,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट कर दिया ना, तो आपको रिटर्न फाइल मैंडेटरी करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन ने, बेटा ये कैमरा परेशानी कर रहा है, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है यार, अपन नेक्स्ट वाली क्लास में दूसरा सिस्टम चेंज कर लेंगे। अभी तो अपन, आप बताते चलिएगा, मैं कैमरा ऑन करते रहूंगा। तो टीडीएस, अगर आपका टीडीएस 25,000 से ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। अच्छा, टीडीएस 25,000 के अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, टीडीएस के अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं बेटा, अगर, चलो एक काम करो, इतने पॉइंट्स क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, इतने पॉइंट्स, इसको हटा रहा हूं मैं, सब लोग फोकस करेंगे और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को अभी 139 में दो चीज आंसर करने वाला था सर, हम 139 में क्या आंसर करने वाले थे कि किस किस को रिटर्न फाइल करना है और कब कब रिटर्न फाइल करना है। आप मुझे बताइए, हमने अभी किस किस को देखा है या कब कब कर देखा, मतलब क्या आपको ये पता है कि किसको कब रिटर्न फाइल करना है, नहीं आपको ये पता है कि किस किस को करना है। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया बेटा, रटने वाले पॉइंट है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एलएलपी है, तो आपको तो मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताया कि अगर आप अदर एसएससी है, अगर आप अदर एसएससी है तो आप मुझे बताओ कौन सी इनकम देखोगे बेटा, वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आप मुझे बताओ ना, मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन जिनकी एज, आंसर करिएगा मुझे, मिस्टर अमिताभ बच्चन जिनकी एज, यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये है अमिताभ बच्चन और इनकी एज है 65 ईयर्स। तो आप मुझे बताओ इनको रिटर्न फाइल करना है या नहीं, किस पे डिपेंड करेगा सर, अगर ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मिस्टर अमिताभ बच्चन के लिए एप्लीकेबल सेलिब्रेट कौन सा हो जाएगा बच्चे, 3 लाख वाला। चलिए आप मेरे केस में बताइए, मुझे कब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर, जब आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल। इतना पॉइंट क्लियर है सबको। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, आरओआर से रिलेटेड 2 केस। बेटा आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको सब याद रहेगा, पता है आप कौन सा केस भूल सकते हो, आरओआर। और बड़ा सिंपल है यार, अगर किसी भी पक्के रेसिडेंट का असेट इंडिया के बाहर है, अगर किसी भी आरओआर का असेट इंडिया के बाहर है या फिर बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा कुछ और हमने खास पॉइंट देखे, वो खास पॉइंट में ये मेन आपका टेस्ट। अब मुझे बताइए, पहला पॉइंट आपने क्या देखा, करंट अकाउंट लिमिट बताइए मुझे, करंट अकाउंट में कितनी लिमिट है। आई वांट पार्टिसिपेशन, है ना, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। करंट अकाउंट में लिमिट इज 1 करोड़, वेरी गुड। अगर सर करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल मैंडेटरी करना पड़ेगा। और बेटा मुझे बताइए उसके केस में लिमिट क्या है, आप मुझे बताइए फॉरेन ट्रेवल के केस में लिमिट कितनी है, कि फॉरेन ट्रेवल पे कितना खर्चा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर 2 लाख रुपए। और मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिमिट बताइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख से ज्यादा है तो क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। अच्छा मुझे बताइए, करंट अकाउंट में लिमिट 1 करोड़ थी, सेविंग अकाउंट में लिमिट 1 करोड़ है या कम है,
सर करंट अकाउंट में लिमिट वाज 1 करोड़ बट सेविंग अकाउंट में लिमिट इज 50 लाख। तो अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया सेल की लिमिट, टर्नओवर की लिमिट। बिजनेस के केस में टर्नओवर की लिमिट कितनी देखी है आपने, 60 लाख, और प्रोफेशनल के केस में आपने कितनी देखी है, 10 लाख। तो मुझे एक चीज बताइए ना, मिस्टर मास बीइंग प्रोफेशन, आप 60 लाख चेक करोगे या 10 लाख चेक करोगे? और बेटा फिर मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया, सिर्फ अभी के लिए बेटा सिर्फ अपन को याद रखना है, एक टीडीएस से रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका टीडीएस कितने से ज्यादा है, अमाउंट बताया मुझे, अगर आपका टीडीएस 25,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो 25,000 की लिमिट है ना, ये नॉर्मली है, नॉर्मली आपको 25,000 देखना है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन हुए, आप मुझे बताइए सीनियर सिटीजन कौन होता है, कितने साल की एज होती है सीनियर सिटीजन? 60, वेरी गुड, 60। तो बेटा अगर आप सीनियर सिटीजन हुए ना तो आपको रिलैक्सेशन है 50,000 तक की, मतलब नॉर्मली 25,000 की लिमिट है, लेकिन सीनियर सिटीजन की केस में लिमिट इज इंक्रीज टू 50,000। वेरी गुड। तो एक चीज मेरे आंसर करिएगा आप ईमानदारी से। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये पॉइंट याद रह रहे हैं, क्योंकि 139(1) आपको याद ही रखना है कि इन केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। चलिए अब सब लोग ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे 139(1) के अंदर। दो चीज हम पढ़ने वाले थे बच्चे, किस किस को रिटर्न फाइल करना है, कब कब करना है। सर एक डाउट है, आप पूछिए, बोलिए। सर बिजनेस और प्रोफेशन से क्या मतलब होगा बेटा? बिजनेस मतलब जब तू कपड़े की दुकान लेके बैठ जाएगी ना, उसको बोलते हैं बिजनेस। और जब तू सीए बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। सर इनकम 2.5 लाख है और ट्रेवलिंग पर 2 लाख एक्सपेंस किए हैं तो भी इनकम टैक्स लगेगा। बेटा कोई भी एक केस में आप फॉल कर जाओगे तो लगेगा आपको, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अरे नालायको, आप है ना बेटा, यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि आपको टैक्स पे करना है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने आपको क्या बताया कि आपको रिटर्न फाइल करना है। टैक्स तो जब भी पे करोगे ना जो आपकी इनकम टैक्सेबल अमाउंट से ज्यादा होगी। आप समझिए मेरी बात। यहाँ पर मैं जैसे कि मान लो यार कोई एक पर्सन है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर का मान लो उसका 2.5 लाख रुपए है, तो भैया इस पर्सन को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पे करना है नहीं करना वो डिपेंड करेगा उसकी इनकम कितनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है यार ये कोई कमाता ही नहीं हो यार, तो इसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा फिर। अब किसी बच्चे ने पूछा सर ये जो लिमिट है ये मंथली है या ईयरली है? बेटा मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स का रिटर्न आप ईयरली फाइल करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड है ना। इनकम टैक्स का रिटर्न आप ईयरली फाइल करते हो तो बेटा इनकम टैक्स में जो भी लिमिट आप पढ़ोगे वो ईयरली होगी। ठीक है, इनकम टैक्स का रिटर्न साल भर का होता है, एक साल का एक रिटर्न। तो बेटा इनकम टैक्स में जो भी लिमिट होने वाली है वो भी क्या होने वाली है, ईयरली। अगर कभी कोई ईयरली लिमिट नहीं होगी ना तो आपको बता दिया जाएगा। ये बात सब लोग क्लियर करना। सर प्रोफेशनल में टर्नओवर कैसे आ सकता है? बेटा प्रोफेशनल में भी टर्नओवर तो होता है, अब तू उसको टर्नओवर ना बोलते हुए ग्रॉस एसेट बोलता है। बात वही होती है बेटा, अगर अपन सब्सटेंस ओवर फॉर्म में जाएंगे तो ग्रॉस एसेट बोलूं टर्नओवर बोलूं एक ही बात है। सर अगर आरओआर का बैंक अकाउंट या एसेट इंडिया में है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? बेटा आरओआर का इंडिया के बाहर है तो करना पड़ेगा। आप समझो ना, बाकी तो सभी के लिए एप्लीकेबल है पॉइंट। आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट जहां पढ़ा है ना वो वैसा का वैसा उसको इंटरप्रेट करो। आपने क्या देखा, अगर आरओआर का एसेट इंडिया के बाहर है तो उसको रिटर्न फाइल करना है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा इंडिया में है तो भी करना पड़ेगा क्या? बेटा इंडिया में है तो आपको अदर पॉइंट में देखना पड़ेगा कि क्या उसकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है, या फिर डिपॉजिट वगैरह, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन ट्रेवल का खर्चा। चलिए अब सब लोग फोकस करिएगा, 2 मिनट के लिए अपने क्वेश्चन रोक दीजिए, कुछ काम की चीज बतानी है मुझे आपको। सर रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करने में क्या डिफरेंस है? बेटा रिटर्न फाइल करना मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, और रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करना जमीन आसमान का फर्क है। आपको मैं बता दूं इंडिया में करोड़ों लोग रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन करोड़ों लोग टैक्स थोड़ी पे करते हैं। टैक्स तो लाखों भी बहुत मुश्किल से पे करते होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन देना सरकार को।
कल मैंने आपको बताया था कि आपकी जो जो भी आप इनकम कैलकुलेट करते हो ना पांचों हेड की, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आप डिडक्शंस माइनस करते हो, आपकी आ जाती है एनटीआई। तो ये इन्फॉर्मेशन सरकार को देखना, इसको इस इन्फॉर्मेशन को देने को हम बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, इसका टैक्स से कोई भी मतलब नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग फोकस करेंगे, कुछ काम की चीज मुझे आपको बतानी है कि किसको कब रिटर्न फाइल करना होता है। बेटा फोकस करेंगे सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बेटा ये एक पर्सन है, ठीक है, किसको कब अपन आंसर करने वाले हैं, किसको रिटर्न फाइल करना है वो अपन कर चुके। अब अपन करने वाले कब रिटर्न फाइल करना है। तो बेटा सब लोग ध्यान देना, इसमें 3 डेट होती है। फर्स्ट इज 31 जुलाई, 31 जुलाई, फिर होती है बेटे 31 अक्टूबर, और इसके बाद होती है 30 नवंबर। 3 ड्यू डेट्स होती है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स, कब आपको रिटर्न फाइल करना है, ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो ड्यू डेट में मैंने आपको बताया, एक होती है बेटा 31 जुलाई, दूसरी होगी 31 अक्टूबर और तीसरी होगी 30/11। अब सब लोग फोकस करना है यार अच्छे से। बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो है ना 30/11, ये कुछ इंटरनेशनल केसेस से रिलेटेड होती है। इंटरनेशनल केसेस जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस दिन अपनी फेस टू फेस क्लास होगी उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों किन लोगों के लिए 30/11 वाली ड्यू डेट होती है। लेकिन अभी के लिए आप क्या ध्यान रखोगे, सर ये बड़े बड़े केसेस में होती है इंटरनेशनल लेवल पर, छोटे लेवल पे नहीं होती है बेटा। किस लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लेवल। अच्छा आपको पता है एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सुना है आपने नाम? आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा यार, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अरे ये सुन लो, सुना है आपने? ओके, आपको पता है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है बेटा, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा एक सेकंड, आपको पता है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हमारी कंपनी है, बाहर की कंपनी है? मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं तो जनरल नॉलेज आपकी चेक कर रहा हूं। सर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बाहर की कंपनी है बेटा, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी, और मल्टीनेशनल कंपनी भी पता है किसकी, इसके जो ओनर है वो इंडियन नहीं है बेटा, ये बाहर की कंपनी है। अब आप देखिए नाम से कितना हमें चूना लगाया जा रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बेटा यही कंपनी जब पाकिस्तान में जाती है ना तो अपना नाम रख लेती है पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और यही कंपनी जब दुबई जाती है तो अपना नाम रखती है दुबई यूनिलीवर लिमिटेड। मतलब ये चूना सिर्फ हमें नहीं लगा रही है बेटा, ये चूना किसको लगा रही है, पूरे देशों को। आप देखिएगा इसका रंग, देखिएगा रंग। एक कंट्री है जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बेटा पाकिस्तान में जाते से इसका नाम चेंज हो जाता है पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ऐसे बेटा ये अलग अलग, मैं आपको बता दूं ये पूरे देशों में ये कंपनी है लगभग, और ज्यादातर देशों में इसका उन्हीं देशों के नाम पे नाम है। तो बेटा ये जो है ना, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कंपनी भले ही मल्टीपल आपको दिख रही है लेकिन इसका ओनर क्या कोई एक ही होगा आउटसाइड इंडिया? क्योंकि बेटा कंपनी तो एक ही है, आप समझ रहे हैं ना, ग्रुप एक ही है। जैसे जैसे रिलायंस ग्रुप, क्या अंबानी वाली कंपनियां रिलायंस ग्रुप के अंदर आती है, ये सुनो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके जो ओनर्स है ना, इसके जो ओनर है वो इंडिया के बाहर है कुछ। अब बेटा ये कंपनी, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो दुबई यूनिलीवर लिमिटेड है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आंसर करिएगा बेटा सब लोग। दुबई यूनिलीवर लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप मुझे बताओ कहां पर इनकम टैक्स लगता है? मतलब वो कौन सा देश है जहां पर बेटा कैमरे से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा सर दुखा दिया कैमरा के जैसे ही कैमरा गायब होता है ना कैमरे पे आ जाते हैं। दुबई यूनिलीवर लिमिटेड। अब मुझे एक चीज बता दो, अगली क्लास में यहाँ से नहीं लूंगा, टेंशन मत लेना, मेरा मूड खराब हो गया यहाँ से क्लास लेने में। दुबई यूनिलीवर लिमिटेड, आप मुझे बताओ किस देश में टैक्स लगता है और किस देश में टैक्स नहीं लगता? सर दुबई के अंदर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन सर जब हम इंडिया में आते हैं ना तो आपको पता है इंडिया में 30% टैक्स भी लग जाता है। अरे 30% नहीं बेटा, फॉरेन कंपनी है, एक सेकंड, फॉरेन कंपनी है, कितना टैक्स लग जाएगा इंडिया के अंदर? 40%।
अरे ये सर नो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लो यार, अज्यूम कर लो डीडीटी पे नहीं कर रही है, तो मतलब कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी, कितना टैक्स लग जाएगा? 40%। बच्चे फोकस करना है, एक चीज मैं आपको काम की बता रहा हूँ, सिलेबस से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। आपको पता है ये कंपनियां पता है क्या चालबाजी करती हैं? अल्टीमेटली एक बात बताइए मुझे, क्या इनका ओनर तो कोई एक मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया के बाहर ही है? और मुझे एक चीज बताओ, दुबई यूनिलीवर लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगी तो भी किसकी जेब में जाने वाला है? ओनर। और बेटा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कमाएगी तो भी किसकी जेब में जाने वाला है? ओनर की जेब में। एग्री करते हो इस बात से? बेटा आपको पता है ये इतनी चालाकियां करती थी ये कंपनियां, ये जो दुबई यूनिलीवर लिमिटेड है ना, आपको पता है जब ट्रांजेक्शन होता था ना तो ये लोग क्या करते थे, दुबई यूनिलीवर लिमिटेड में ज्यादा प्रॉफिट दिखाते थे। प्रॉफिट पता है इंक्रीज दिखाते थे। आपको पता है क्यों दिखाते होंगे? क्योंकि सर टैक्स तो लग नहीं रहा, तो बताते थे कि दुबई में हमने ज्यादा पैसा कमाया। और बेटा सही में पैसा पता है कहां ज्यादा कमाते थे? इंडिया में। लेकिन इंडिया में आप मुझे बताइए प्रॉफिट कम दिखाते होंगे या चालाकी करते होंगे इंडिया में? इंडिया में क्या करते होंगे, ये प्रॉफिट को कम दिखाते थे। वेरी गुड। तो बेटा ये लोग पता है ये कुछ चालाकियां करते थे। तो गवर्नमेंट पता है, आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के केस में इंटरनेशनल टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है ना, उनके लिए ड्यू डेट है 30/11। इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब एक चीज मुझे आंसर करना, सब लोग जितना आप अपनी सरकार को जानते हो वो सोचते हुए, क्या यहाँ पर बेटा ये जो ऑनर है ना, इस कंपनी के ऑनर देश चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार से देश चल पाएंगे? चलने की कोशिश तो कर रहे हैं कि दुबई में ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, इंडिया में कम प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन क्या चल पाएंगे? नहीं। बेटा हमारी सरकार से देश हम नहीं चल पाए यार, हमने जिस सरकार को बनाया, तो क्या ये लोग चल पाएंगे? नहीं। तो बेटा सरकार पता है इनकी जो प्लानिंग है ना, इसको फेल कर देती है और इंटरनेशनल टैक्सेशन लगा देती है। तो जिन लोगों के ऊपर इंटरनेशनल टैक्सेशन लगता है उनके लिए आपको ड्यू डेट ध्यान रखनी है 30 नवंबर। सबको इतनी बात क्लियर है? और बेटा अपन तो एक काम करते हैं, अपन वक्त से पहले क्लास को कंप्लीट करते हैं, मेरे को मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अपन सेकंड वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे दूसरे वाले सिस्टम के साथ। तो बेटा हम पढ़ रहे थे कि 139(1) के अंदर हम पढ़ रहे थे किस किस को रिटर्न फाइल करना है, कब कब रिटर्न फाइल करना है, कि 3 ड्यू डेट्स होती है। बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि 3 ड्यू डेट्स होती है इनकम टैक्स के अंदर। फर्स्ट वाज 31 जुलाई, सेकंड वाज 31 अक्टूबर, और तीसरा कौन सा होता है? 30/11। अच्छा इसमें से मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको एक बता दी थी, इसमें से कौन सी वाली इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में एप्लीकेबल होगी? कौन सी वाली ड्यू डेट इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में एप्लीकेबल होगी? 30/11 वाली। बेटा मैं आपको बता दूं 30/11 वाली ड्यू डेट इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो एप्लीकेबल होगी ना, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इंटरनेशनल टैक्सेशन इज पार्ट ऑफ सीए फाइनल। मतलब कभी भी वो आपसे कौन सी वाली ड्यू डेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 30/11 से रिलेटेड। लेकिन आप तो, मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो ध्यान रखना यार, 30/11 किस कौन से वाले ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होगी? इंटरनेशनल। अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, 2 ड्यू डेट है अब आपके सामने, 31 अक्टूबर और 31 सितंबर, जो कि आपके सिलेबस में है। बच्चे ध्यान से रखना यार, कभी भी अगर नॉन ऑडिट वाला केस है ना, नॉन ऑडिट मतलब आप क्या समझ रहे हो? अच्छा मुझे बताओ ऑडिट कौन करता है इस दुनिया में या इंडिया में? ऑडिट कौन करता है? ऑडिट इज डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप और मुझ जैसा, मतलब मुझ जैसा एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आप जैसा बनने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? ऑडिट। एग्री करते ना इस बात से? मतलब ऑडिट तो आप और हम ही करेंगे यार, यस और नो? तो बेटा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, हाँ सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि यार अगर, अच्छा एक चीज बताइए, एक पर्सन है जिसका ऑडिट हो रहा है और एक पर्सन है जिसका ऑडिट नहीं हो रहा, कौन सा पर्सन छोटा है? कौन सा पर्सन छोटा है, जिसका ऑडिट नहीं हो रहा है या जिसका ऑडिट हो रहा है? सर जिसका ऑडिट हो रहा है वो कौन है यार? कोई छोटा पर्सन है ना? एग्री करते ना इस बात से? तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर सरकार बोलती है कि अगर आपका ऑडिट नहीं हो रहा तो आपकी ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। आपको लॉजिकल क्लियर होना चाहिए बेटा, ऑडिट नहीं हो रहा, आप छोटे पर्सन हो, आपको रिटर्न फाइल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए सरकार ने आपको ज्यादा टाइम दिया भी नहीं है। सरकार ने क्या बोला, इफ यू, अगर आपका ऑडिट नहीं हो रहा तो आपके लिए कौन सी ड्यू डेट हो जाएगी? 31 जुलाई। याद रखना पड़ेगी बेटा, अगर नॉन ऑडिट वाला केस है तो ड्यू डेट विल बी 31 जुलाई। एमसीक्यू में क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। अगर नॉन ऑडिट वाला केस है तो कौन सी ड्यू डेट हो जाएगी? 31 जुलाई। नितिन मैं सेंड कर दूंगा, नितिन मैं सेंड कर दूंगा, बच्चे अभी फोकस कर इधर। 31 जुलाई हो जाएगी नॉन ऑडिट वाले केस में। आप मुझे एक चीज बताना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप क्या बताओगे मुझे यार?
बेटा आपके घर में अगर किसी कोई सैलरीड पर्सन है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस सैलरीड पर्सन की सैलरी अगर 1 करोड़ रुपए भी है ना, तो भी उसको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। बेटा ऑडिट इज क्लियर कट रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको थोड़ी ऑडिट करवाना है, चाहे सैलरी 1 करोड़ हो चाहे सैलरी 100 करोड़ हो। आप समझिएगा मेरी बात। अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है जो कि कौन है यार, जिसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए ड्यू डेट आपने पढ़ी 31 जुलाई। और मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेटा दुनिया में जितने भी सैलरीड पर्सन है सबके लिए ड्यू डेट पता है कितनी होती है? 31 जुलाई। अगर आपके घर में कोई सैलरीड पर्सन है ना, अगर वो आपसे पूछे कब तक रिटर्न फाइल करना है, तो आप उसे बता सकते हो बेटा 31, बेटा नहीं, आप उसको बता सकते हो पापा जी या फिर बहन जी या फिर भाई जी, है ना। कब तक रिटर्न फाइल करना है बच्चे? 31 जुलाई तक। क्या आपको 31 जुलाई वाली ड्यू डेट क्लियर है कि 31 जुलाई का? बेटा आपको एक्जेक्टली क्लियर होना चाहिए कि व्हेन 31 जुलाई, व्हेन 31 अक्टूबर। अभी मैंने आपको दो बताई है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो आपके लिए रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं आप याद रखोगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ड्यू डेट विल बी कौन सी हो जाएगी? 30/11। इसमें आप ध्यान रखना, वो HUL वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वाला। और फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया कि बच्चे अगर नॉन ऑडिट वाला केस है, नॉन ऑडिट वाले केस में हमेशा आपकी ड्यू डेट क्या रह जाएगी? 31 जुलाई। अच्छा मुझे बताओ, कभी भी सैलरीड पर्सन का ऑडिट होता है या सैलरीड तो हमेशा नॉन ऑडिट में ही आएगा? बेटा सैलरी आपकी कितनी भी हो कभी भी आपका क्या नहीं होता? ऑडिट। ऋषिका सैलरी आपकी कितनी भी हो कभी भी आपका क्या नहीं होगा? ऑडिट नहीं होगा। और अगर आपका ऑडिट नहीं होगा ना, एक ही ड्यू डेट है आपके लिए काम की, वो क्या है बेटा जो आपको याद रखना पड़ेगी? 31 जुलाई। अभी केसेस पूछूंगा मैं आपके सामने। इसके अलावा बेटा अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे काम का पॉइंट, जो कि पता है, ध्यान से सुनना। काम का पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि किन लोगों के लिए 31 अक्टूबर एप्लीकेबल रहेगी। आप मुझे बताओ, अगर मेरा ऑडिट हो रहा है तो मैं छोटा पर्सन हूँ या बड़ा पर्सन हूँ? मतलब ऑडिट हर किसी का होता है या बड़े बिजनेसमैन का होता है ऑडिट? सर ऑडिट हो रहा है मतलब बड़े बिजनेसमैन है। बेटा बड़े बिजनेसमैन के केस में ड्यू डेट कौन सी हो जाएगी? 31 अक्टूबर। अच्छा सेकंड चीज, कंपनी। आप मुझे बताओ, कंपनी को प्रूव करने की जरूरत है कि वो छोटी है या हमेशा कंपनी बड़ी ही होती है? सर कंपनी, आपको पता है, हो सकता है मेरी कंपनी फर्जी कंपनी हो, 0 टर्नओवर हो, लेकिन सरकार उसको बड़ा मान के चलती है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, सरकार उसको क्या मान के चलती है? बड़ा मान के चलती है। इसीलिए बेटा कंपनी के केस में भी कौन सी ड्यू डेट होने वाली है? 31 अक्टूबर। मतलब आप बेटा समझ जाना। आप मुझे बताइए ना, अगर मैं आपसे पूछूं रिलायंस इंडस्ट्री की ड्यू डेट बता दीजिए, तो आपको पता है मुझे बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्री को कब तक रिटर्न फाइल करना है? सर 31 अक्टूबर तक। अरे एग्री करते हैं बच्चे? सर रिलायंस इंडस्ट्री नॉन ऑडिट में नहीं आती, किस में आती है सर? 31 अक्टूबर वाले में आती है कंपनी। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो हो सकता है आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? 30/11। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एग्री कर रहे हैं इस बात से? सर प्राइवेट कंपनी में ऑडिट होता है क्या? बेटा हर कंपनी में हर एसएससी का ऑडिट होता है एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ज्यादा होने पर। ठीक है, वो आप शायद पढ़ रहे होगे सेक्शन, हाँ उधर पढ़ रहे होगे आप। अभी मेरे लिए इधर ध्यान से सुनो, जो अभी मेरे लिए रेलेवेंट होगा मैं आपको बताते चलूंगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ऑडिट वाले केस में फॉल कर रहे हो तो ड्यू डेट क्या रहने वाली है? 31 अक्टूबर। अगर आप कंपनी हो तो भी ड्यू डेट क्या रहने वाली है बच्चे? 31 अक्टूबर। और एक और चीज ध्यान से सुनना। आपको पता है एक पार्टनरशिप फॉर्म है एबीसी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है एबीसी, एबीसी फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा बात को बेटा, बारीक पॉइंट है बड़ा। ये जो एबीसी फर्म है ना, ये फर्म बड़ी है। आपको पता है फर्म बड़ी है तो इस फर्म का क्या हो रहा होगा? ऑडिट। अरे फर्म बड़ी है तो फर्म का क्या हो रहा होगा बच्चे? ऑडिट। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी फर्म का ऑडिट हो रहा है ना, तो उसके पार्टनर के लिए, बेटा मैं एबीसी की तो बात ही नहीं कर रहा। एबीसी तो पता है इस क्लोज में फॉल हो जाएगी, ऑडिट वाले क्लोज में, और उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर। मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है ना, तो इसके जो पार्टनर है ना मिस्टर ए, बी एंड सी, इन तीनों के लिए भी पता है ड्यू डेट कौन सी एप्लीकेबल हो जाएगी? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर। समझ लीजिएगा बच्चे, समझ लीजिएगा बच्चे। मैंने आपसे क्या बोला? एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका ऑडिट हो रहा है, तो भैया उस पार्टनरशिप फर्म की तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी, क्योंकि वो तो कौन से टाइप किसके अंदर फॉल कर रही थी सर? ऑडिट वाले केस में। लेकिन मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म छोड़ो, उनके जो पार्टनर है ना, उनके लिए भी ड्यू डेट क्या होने वाली है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर। सर कंपनी के डायरेक्टर की भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी बेटा, ऐसा मैंने नहीं बोला। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे बोलने से पहले आप कोई अजम्पशन लोगे तो आपका अजम्पशन गलत ही होने वाला है इनकम टैक्स में। जो होगा एज इट इज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप अजम्पशन देखो, अगर होता कुछ तो मैं आपको बताता। आप समझना मेरी बात, अगर कोई चीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मन से, जैसे मैंने यहाँ पर पार्टनर का बताया ना, तो बच्चे को चुन हुई, उसने बोला सर कंपनी है,
उसका डायरेक्टर है, उसके लिए भी क्या 31 अक्टूबर कर दें? नहीं बेटा, कंपनी के डायरेक्टर के लिए ड्यू डेट कौन सी रहने वाली है? 31 जुलाई, सैलरीड पर्सन। लेकिन आपके लिए ड्यू डेट कौन सी हो सकती है? 31 अक्टूबर। आप समझना मेरी बात, ये दिस वाज ऑल अबाउट ड्यू डेट। अभी मैं मतलब इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा बात को वापस से। 3 ड्यू डेट है बेटा, आप तो पहले मुझे ये आंसर कर दो कि कौन कौन सी ड्यू डेट है प्रैक्टिकल लाइफ में। 3 कौन कौन सी ड्यू डेट है? सर एक है 31 जुलाई, एक है 31 अक्टूबर और एक है 30 नवंबर। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा इररिलेवेंट वाली कौन सी है? 30 नवंबर। हमारे सिलेबस में ही नहीं है बेटा 30 नवंबर। कौन से वाले केस में एप्लीकेबल होगी? सर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में एप्लीकेबल होगी 30 नवंबर। एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा इसके बाद बची 2 ड्यू डेट, कौन कौन सी बची सर? फर्स्ट वाज 31 जुलाई, सेकंड वाज 31 अक्टूबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सी वाली छोटे लोगों के लिए है? कौन सी वाली नॉन ऑडिट वाले केस के लिए सर 31 जुलाई? सर कौन सी वाली नॉन ऑडिट वाले केस के लिए है 31 जुलाई? सर कौन सी वाली ऑडिट वाले केसेस के लिए है? बेटा ध्यान से सुनना, ऑडिट वाले केसेस के लिए कौन सी है? 31 अक्टूबर। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो 3 पॉइंट आपने लिखे ना, इसको मैं आपको याद करने की भी अभी ट्रिक बताऊंगा। इसको मैं याद रखने की भी आपको ट्रिक बताता हूँ यार, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बच्चे। इसको याद रखने की ट्रिक है कैप। अगर आप कैप के अंदर फॉल करते हैं ना, तो आपकी ड्यू डेट क्या रहने वाली है? 31 अक्टूबर। सी से आप क्या याद रखोगे? कंपनी। ए से आप याद रखोगे ऑडिट, और पी से याद रखोगे पार्टनर और बड़ी फर्म। कैप से आप क्या याद रखोगे बेटा? सी फॉर कंपनी, ए फॉर बेटा अभी सुनो, अभी मैंने आपको ये कतई नहीं बताया कि ऑडिट कब होगा। मैंने आपको नहीं बताया, और अभी वो अपने लिए रेलेवेंट भी नहीं है। अभी अपने लिए क्या रेलेवेंट है? अगर ऑडिट हो रहा है तो ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर, और ऑडिट नहीं हो रहा तो ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगा कि सर ऑडिट किसका होता है, किसका नहीं होता, कब होता है एंड ऑल। नहीं बेटा, उसको उसके लिए आपको अभी सब्र रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर मेरा ऑडिट हो रहा है, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं एक पर्सन हूँ? क्या मैं एक प्रोफेशन हूँ? यस सर। सर हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हो सकता है मेरा ऑडिट हो रहा हो। हाँ हो सकता है। अगर हो रहा होगा तो ड्यू डेट कौन सी हो जाएगी? 31 अक्टूबर। और हो सकता है मेरा ऑडिट नहीं हो रहा हो, तो मेरी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31 जुलाई। लेकिन मैंने आपको एक चीज काम की बताई, क्या बताई? कि कोई भी पर्सन अगर सैलरीड है, तो बेटा सैलरी में तो ऑडिट होता ही नहीं है। अरे मेरी सैलरी में तो बोल रहा हूँ 100 करोड़ है, भले 100 करोड़ भी मेरी सैलरी है, मेरा ऑडिट ही नहीं होगा। आपको पता है 100 करोड़ रुपए की सैलरी में भी मेरा क्या नहीं होगा बच्चे? ऑडिट नहीं होगा। और क्योंकि मैं नॉन ऑडिट केस हूं, तो कितनी भी मेरी सैलरी हो, ड्यू डेट मेरी क्या रहने वाली है? 31 जुलाई। अच्छा ये किस चीज की ड्यू डेट पढ़ रहे हैं, ये और बता दो हम, ये और बता दो मुझे। इससे पहले कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये और बता दो किस चीज की ड्यू डेट पढ़ रहे हैं हम? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। और मैं एक और चीज बता दूं, कुछ नालायक बच्चे सोचेंगे कि 31 जुलाई को ही फाइल करना है। बेटा 31 जुलाई को ही नहीं करना, 31 जुलाई आखिरी तारीख है जब तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप नॉन ऑडिट केस में हो तो 31 जुलाई इज योर लास्ट डेट, उससे पहले आप कर सकते हो, है ना। 31 जुलाई आपकी आखिरी तारीख है, 31 अक्टूबर आपकी आखिरी तारीख है, इससे पहले आप कभी भी फाइल कर सकते हो। और इधर बेटा 30 नवंबर आपकी आखिरी तारीख है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अब एक काम करेंगे यार, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। लेकिन बहुत ही काम का सेक्शन है, और मैं आपको बता दूं मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेना चाहता था इसका। चलो बच्चे, अब बेटा ध्यान से सुनना, एक बार अपन कंपाइल कर रहे हैं, लास्ट टाइम एक बार अपन देख रहे हैं सेक्शन नंबर 139 बहुत काम का सेक्शन है, सब लोग फोकस करना, पूरे टॉपिक की जान है। इस सेक्शन को आपने समझ लिया, बाकी सभी सेक्शन तो ऐसे ही है। ठीक है, वो तो अपन चार में खत्म कर देंगे। फेस टू फेस क्लास नहीं होती तो कब का 139 भी अपन उड़ा चुके होते, मतलब खत्म कर चुके होते। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग फोकस करेंगे बच्चे, क्योंकि अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, एक बार बारीकी के साथ एक बार रीड करवाऊंगा मॉड्यूल, मतलब मेरे नोट्स के अंदर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कब आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अच्छा मैंने आपको बताया था 139 आपको 2 चीज आंसर करने वाला था। क्या क्या आंसर करने वाला था सर 139 पहले तो हमें बताने वाला था कि हु आर दी पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, एंड सेकंड हमें बताने वाला था सर किस दिन हमें रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, लास्ट मैक्स टू मैक्स कब तक हमें रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। सर केप किसका शॉर्ट ट्रिक है? बेटा प्लीज आप फोकस रखा करिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करा करिए। ऐसे मैं ना चीजों को 5-5 बार बताऊंगा ना, अभी मैं अब जब रिवाइज करवाऊंगा बताऊंगा मैं वहां पर। ठीक है, जब मैं बता रहा होता हूँ, जब पता नहीं आप क्या कर रहे थे, अब आप पूछ रहे हो कैप का शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैप किस चीज का ट्रिक है। सर पहले हर चैप्टर में आपने यही बोला था कि ये चैप्टर जान है, इसे कर लो सब हो जाएगा। अबे नालायको, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर की जान है 139 मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है जो अपना हो चुका है, जो अपना हो चुका ना, यही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट वाज 139 सबसेक्शन 1। उसमें आपने क्या पढ़ा, सब लोग फोकस करना अच्छे से एक बार। अगर आप कंपनी है,
पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर एलएलपी है, आपको रिटर्न फाइलिंग क्या है, कंपलसरी। सेकंड चीज आपने क्या पढ़ी, अगर आप अदर एसएससी है, मैंने आपको बताया अदर एसएससी के केस में आपको क्या चेक करना है बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम। इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख, तो भी आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। और तीसरी चीज मैंने आपको आरओआर से रिलेटेड बताई। आपको आरओआर से रिलेटेड मैंने क्या बताया कि अगर आप आरओआर हैं और आपका असेट इंडिया के बाहर है या फिर आपका बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? मैंने आपको क्या बताया, इतनी बात आपको क्लियर है बेटा? ये बिल्कुल बेसिक वाली बात बताई कि पार्टनरशिप ऑफ कंपनी एलएलपी को मैंडेटरी है अदर पर्सन को जब करना है जब जीटीआईएल की बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो, और आरओआर को कब करना है जब उसका असेट इंडिया के बाहर हो या फिर उसका बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर हो। बेटा इसके बाद ये वाले पॉइंट है ना, मैं इसकी वजह से आपको एक बार रीड करवाना चाहता हूँ सब कुछ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या लिखा है, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करा तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिटर्न फाइल। फिर क्या लिखा है अगर फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो खर्चा है ना, चाहे मिस्टर मास खुद के लिए करें या फिर मिस्टर मास अपने बच्चों के लिए करें, अपने दोस्तों के लिए करें, अपने स्टूडेंट के लिए करें, किसी के भी लिए करें बेटा, अगर मिस्टर मास की पॉकेट से 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल पे खर्च हो रहा है तो किसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मिस्टर मास को। इसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के घर का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 लाख रुपए से ज्यादा है, आपको मैं बता दूं सरकार आपको अमीर मान के चल रही है। सरकार बोल रही है बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा है ना, अमीर हो, क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। अगर फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, हर कोई नहीं कर सकता बेटा, अगर कर रहे हो तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस 1 लाख से ज्यादा है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर हमने देखा करंट वो सेविंग बैंक अकाउंट में 1 करोड़ की लिमिट थी या 50 लाख की लिमिट थी, सर 50 लाख। अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा पैसा गया तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न। और बेटा टीडीएस के केस में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से मुझे बताइए सोच के। टीडीएस में मैंने आपको 2 लिमिट बताई थी, एक लिमिट थी 25,000 रुपए, अगर 25,000 रुपए से ज्यादा आपका टीडीएस हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैंने आपको एक और बताया था बच्चे 50,000, 50,000 में मैंने आपको क्या बताया था, सीनियर सिटीजन के केस में आपको कौन सा देखना है, 50,000, नॉर्मली 25,000, लेकिन सीनियर सिटीजन को रिलैक्सेशन। अच्छा एक सेकंड, 25,000 वाले को फायदा है या 50,000 वाले को फायदा है, किसको फायदा है बच्चे, 50,000 वाले को क्या फायदा है बेटा, सीनियर सिटीजन को सरकार रिलैक्सेशन दे रही है कि टीडीएस अगर 50,000 तक है ना तो ही रिटर्न फाइल करो, वरना करने की जरूरत नहीं है, मर्जी से करना चाहो तो कर लो। और बेटा टर्नओवर वाला हमने क्या देखा, 60 लाख, एक्सीड 60 लाख, 10 लाख। बेटा मैं आपको पता है क्यों बताना चाह रहा हूँ ये, मैं पता है आपको सिर्फ मैंने ये अभी जो रीड करवाया ना, सिर्फ इसलिए रीड करवाया कि सभी जगह आप देखोगे ना मोर देन लिखा है वर्ड, सभी जगह बेटा मोर देन लिखा है, मतलब अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल, 2 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल, 1 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल, 25,000 और मोर लिखा है यहाँ, मतलब सर यहाँ पर 25,000 भी है ना तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 50,000 भी है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेटा कहीं लिखा है और मोर और कहीं लिखा है मोर देन, आप समझना मेरी बात। और बेटा इंस्टीट्यूट है आपको वो यही घेरेगी वो आपको। और लास्ट में पता है बिजनेस वाले केस में भी क्या लिखा, टर्नओवर अगर 60 लाख एक्सीड कर रहा है, मतलब 60 लाख नहीं बेटा 60 लाख से ज्यादा, और ऐसी प्रोफेशनल के केस में अगर 10 लाख को एक्सीड कर रहा है तो ही आपको क्या फाइल करना है, रिटर्न। एक बार आपने डिसाइड कर लिया आपको रिटर्न फाइल करना है, अब मुझे बताइए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट कितनी टाइप की आपने पढ़ी, 3 टाइप की आपने ड्यू डेट पढ़ी, जिसमें से 31 जिसमें आपने पहली पढ़ी 30 नवंबर। 30 नवंबर कौन से वाले केस में लग जाएगी, 30 नवंबर कौन से वाले केस में लग जाएगी, 30 नवंबर सबसे फालतू है आपके लिए, सबसे फालतू है आपके लिए, अगर नहीं भी याद रखना तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले केस में कौन सी लगेगी, 30 सितंबर, इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिर मैंने आपको एक ड्यू डेट बताई 31 अक्टूबर, और इसको मैंने आपको याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक बताइए मुझे, 31 अक्टूबर की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, कैप। अंश बेटा ध्यान से सुनना यार, अगर आप फर्स्ट टाइम में चीजें नहीं सुनोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। 31 अक्टूबर वाली ड्यू डेट मैंने आपको क्या बताई थी, कैप। बेटा कैप सुनना, कैप का फुल फॉर्म पता है क्या है, कैप, CAP। कैप में सी से क्या है, कंपनी, और ए से पता है क्या है, ए से है बेटा, कैप का ए इधर आएगा और पी इधर आ रहा है, तो ये है कैप। कैप में सी से आपको क्या याद रखना है, कंपनी, ए से आपको याद रखना है ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स और अंडर एनी लॉ। अच्छा पी से आपको क्या याद रखना है, पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। बेटा कैप, कैप से आप क्या रखोगे, कंपनी या फिर ऐसा पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है, या फिर ऐसा पर्सन, हाँ या फिर ऐसा पर्सन जो कि ऐसी बड़ी फर्म का पार्टनर है जिसको ऑडिट करवाना जरूरी था।
तो आपके केस में भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 अक्टूबर। और बेटा बाकी सभी केसेस में ड्यू डेट कौन सी होने वाली है 31 जुलाई। बाकी सभी केस में ड्यू डेट कौन सी होने वाली है 31 जुलाई। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सोच समझ के आंसर करिएगा। आप मुझे बताइए ज्यादातर लोग ऑडिट वाले होते होंगे या छोटे लोग ज्यादा होते होंगे? मतलब आप मुझे ये बता दीजिए ज्यादातर लोगों के केस में 31 अक्टूबर डेट होती होगी या 31 जुलाई होती होगी? बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? सैलरी वाले। और सैलरी वाले सभी लोगों के लिए ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई। और बिजनेस में भी अगर आप छोटे हैं तो आपकी ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई। सिर्फ बड़े लोगों के लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। और ये तो बहुत ही बड़े लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या है 30/11। सर फर्म के पार्टनर का ऑडिट होगा ना बेटा, फर्म के पार्टनर का ऑडिट नहीं होगा। फर्म का ऑडिट हो रहा है तो उसके पार्टनर को सरकार ने टाइम दिया है। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ईमानदारी से बताना ये क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। सब लोग फोकस करेंगे अच्छे से। एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज बस बताइएगा, सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए फिर मैं क्लास सेशन खत्म कर दूंगा। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, क्या मैं इसको नॉन ऑडिट वाला केस बोल सकता हूँ? क्योंकि जब भी ऑडिट नहीं हो रहा होगा ड्यू डेट क्या रहने वाली है 31 जुलाई। बोल सकता हूँ क्या? और क्या मैं इसको ऑडिट वाला केस बोल सकता हूँ? क्या मैं कैब को ऑडिट वाला केस बोल सकता हूँ 31 अक्टूबर? क्या मैं ऑडिट वाला केस, अच्छा क्यों बोल सकता हूँ? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आप मुझे बताइए ऑडिट आपका स्टार्ट हो चुका है क्या? ऑडिट नाम का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है? ओके तो ऑडिट नाम का सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है तो आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 141 पढ़ा होगा आपने, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 140 मतलब ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा। अरे हो चुका है क्या बच्चे? ध्यान से सुनना, आपको पता है कंपनी का तो ऑडिट होता ही होता है। कंपनी का ऑडिट बेटा मैंडेटरी है, कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी है। तो देखिए कंपनी का तो ऑडिट हो ही रहा है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या हो गई 31 अक्टूबर। अच्छा इधर बताइए इनकम टैक्स में ऑडिट हो रहा है तो भी ड्यू डेट क्या हो गई 31 अक्टूबर। और बेटा यहाँ पर ये जो पार्टनर है ना ये उस फर्म का पार्टनर है जिसका ऑडिट हो रहा है तो उसके लिए भी ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर। कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट का लिंक पता है किससे हो रहा है? ऑडिट। 31 अक्टूबर की ड्यू डेट को इसलिए अपन ऑडिट वाली ड्यू डेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? कंपनी का तो ऑडिट मैंडेटरी होता ही है, इधर भी ऑडिट हो रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऑडिट ही तो हो रहा है जिसकी वजह से आपको टाइम मिल रहा है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? अगर आपको क्लियर हो तो बताइए यार मुझे, क्या आपको बात क्लियर है इतनी? बेटा मैंने आपको पता है, मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि ये जो 31 अक्टूबर वाली ड्यू डेट है ना इसको आप ऑडिट वाली ड्यू डेट बोलते हो क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू ऑडिट। देखिए इसका तो ऑडिट हो ही रहा है कंपनी का, इसका भी हो ही रहा है और ये भी इनडायरेक्टली हो रहा है बेटा। तो तीनों बेटा तीनों केस किससे रिलेटेड है? किसका ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट में? बेटा किसका ऑडिट होता है जानने के लिए आपको कम से कम अभी 100 घंटे की क्लासेस और देखना पड़ेगी इनकम टैक्स के अंदर। कम से कम आपको 100 आवर्स के लेक्चर और देखने होंगे कि किसका ऑडिट होता है। चलो अभी के लिए मैं आपके सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ यार, ठीक है अभी के लिए मैं आपके सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।